बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पाथवे टू सक्सेस। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एंटीबायोटिक वाला यानी एंटी माइक्रोबियल एजेंट वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, तो उसमें हमने पहले लेक्चर के अंदर क्लासिफिकेशन बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ा था। आज से जो ऑनवर्ड जो है ना, हम वन बाय वन क्लासेस में से मेन ड्रग और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनके यूजेस, उनके एडवर्स इफेक्ट के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो ज़रूर आप देखें, ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन कौन सी क्लासिफिकेशन किस किस बेस पे हमने पढ़नी है और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आगे फिर ही आपको समझ आने वाला है कि कौन सी ड्रग किस क्लास के अंदर आ रही है। तो इसलिए पहला जो है लेक्चर आप लोग ज़रूर सुने, ताकि आपको आपका कंसेप्ट स्टार्ट से ही शुरू हो जाए। आपको ये भी बताया था कि इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, क्योंकि डेली लाइफ के अंदर इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इसलिए आप लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट से ही शुरू करना है और डेली बेसिस पे जो लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे तो आप ज़रूर सुनेंगे। चलिए हम जो है ना टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज हमारे पास सबसे पहली क्लास है सल्फोनामाइड। कल हमने सल्फोनामाइड की क्लास की सिर्फ मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे और उसी तरीके से जो है नेक्स्ट उसकी मेन जो ड्रग होगी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है ना सल्फोनामाइड को, यानी ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। तो आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी न किसी के अगेंस्ट हम इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब इसने क्या करना है कि ये वाली क्लास जो है ना इंटरफेयर विद इंटरमीडिएटरी, यानी कोई भी मेटाबॉलिज्म ड्रग का हो रहा होता है तो उसका जो इंटरमीडिएट यानी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म कर रहा है, यानी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस से गुजर रहा है, तो वो उसमें से मेटाबोलाइट जो प्रोड्यूस इंटरमीडिएटली जो मेटाबोलाइट होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा होता है। तो इस तरीके से ये अपना जो है ना बैक्टीरियोस्टेटिक जो है ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो कर रही होती है। तो सल्फोनामाइड जो स्ट्रक्चर के हवाले से अगर इसको देखें, केमिकल स्ट्रक्चर इसकी बिल्कुल मिलती जुलती होती है पाबा के, यानी पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड के। तो बिल्कुल सेम, इसलिए हम इसको स्ट्रक्चर एनालॉग बोल रहे हैं। तो इससे जो है ना इसकी स्ट्रक्चर मिलती जुलती है। आगे जो है ना हम इसके क्लासिफिकेशन की तरफ जाएं ऑन द बेस ऑफ एक्शन, यानी किस बेस पे हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं, एक्शन की बेस पे, कि कौन सी ड्रग अपना जो है ना शॉर्ट एक्शन शो कर रही है, इंटरमीडिएट है या लॉन्ग एक्टिंग। सबसे पहले हम शॉर्ट एक्टिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास है सल्फा डायाजीन है और सल्फी सोक्साजोल है। तो ये दो ड्रग है जो कि शॉर्ट एक्टिंग के तौर पे काम करेंगी, यानी इनका ड्यूरेशन जो होगा या इनका एक्शन होगा वो शॉर्ट होगा। उसके बाद है इंटरमीडिएट। इसके अंदर एक ही ड्रग है सल्फा मिथोक्साजोल, एक ही ड्रग है जो कि इंटरमीडिएट, यहाँ ना तो इसका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है और ना ही कम होता है, इसलिए इंटरमीडिएट क्लास के अंदर है। उसके बाद हमारे पास है लॉन्ग एक्टिंग, जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्ग होता है। इसके अंदर है सल्फा डोक्साजीन है, सल्फा मिथोपैराजीन है। ये दो ड्रग है इसके अंदर जो कि लॉन्ग एक्टिंग के तौर पे काम कर रही होती है। उसके बाद है पोरली एब्जॉर्ब, यानी जिसकी एब्जॉर्प्शन पुअर होती है, तो इसके अंदर एक ही ड्रग है सल्फा सालाजीन। तो ये सारी की सारी ड्रग आगे आप पढ़ने वाले हैं मुख्तलिफ, मतलब इसकी क्लासिफिकेशन के बाद हम उसका मैकेनिज्म एक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास टॉपिकल रूट के जरिए से जो सरफेस के ऊपर हम इस्तेमाल करें, उसके अंदर है सल्फा सिटामाइड है और मैफिनाइड है और सिल्वर सल्फा डायाजीन है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली ड्रग है। ये जो ना आपको टॉपिकल की फॉर्म में यानी क्रीम की फॉर्म में आपको मिल जाती है, क्योंकि सरफेस यानी स्किन के सरफेस के ये जो भी इन्फेक्शन वगैरह होता है उसके लिए ज़्यादातर जो है ना बर्न पेशेंट के अंदर, यानी बर्न जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद ये सारी की सारी आप लोगों को इसलिए एक्शन की बेस पे पढ़ाई है कि क्योंकि आपका एमसीक्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके फाइनल एग्जाम में आ सकता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड के अंदर कौन कौन सी ड्रग है, लॉन्ग एक्टिंग के अंदर टॉपिकल यूज के लिए हम कौन कौन सी ड्रग इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए इसी बेस पे हमने जो है ना इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बेस पे ही इसको क्लासीफाई किया है, तो ताकि आपका एमसीक्यू भी साथ साथ क्लियर हो जाए और आपको याद रखने में भी आसानी हो जाए। उसके बाद हमारे पास जो है ना स्पेक्ट्रम की अगर बात कर लें, तो इसकी जो स्पेक्ट्रम की बात करें तो इनहिबिट द मैनी ग्राम पॉजिटिव
एंड अ फ्यू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यानी इसकी जो एबिलिटी होती है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को इनहिबिट करने की, डिस्ट्रॉय करने की, या उसकी ग्रोथ वगैरह को स्टॉप करने की या किल करने की कैपेसिटी या एबिलिटी सबसे ज़्यादा ग्राम पॉजिटिव के लिए होती है। और चंद एक ऐसे होते हैं जिनके लिए, यानी ग्राम नेगेटिव के लिए भी इसकी एबिलिटी होती है, लेकिन ज़्यादातर ग्राम पॉजिटिव के लिए होती है। उसके बाद ये कुछ इन्फेक्शन बताए हुए हैं जिसकी बेस पे हम इसका जो है ना ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। स्टेप्टोकोकी, इस बैक्टीरिया की वजह से जो है ना किस किस्म का भी इन्फेक्शन प्रोड्यूस होता है, तो उसके लिए है एचफुलेंजा है, उसके बाद है नोकॉर्डिया है, इकोलाई है, साल्मोनेला है, उसके बाद है विब्रो कॉलरा है, उसके बाद स्टेफिलोकोकी है, गोनोरी है और मेलेंजोकोकी है। तो ये सारे के सारे बैक्टीरिया इसके अंदर आप देख सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और चंद एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी आपको दिए हुए हैं। तो जैसे कि इसके स्पेक्ट्रम में भी हमने बात की थी कि ये ज़्यादातर जो है ना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है ना हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारा जो इससे नेक्स्ट है कि इसकी अब रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है, कि कोई भी इंडिविजुअल के अंदर कोई भी ड्रग हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ अरसे के बाद उसका रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो गया। रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस होती है कि ये माइक्रोब जो होते हैं जो इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, या तो अपने अंदर म्यूटेशन काज कर लेते हैं, म्यूटेशन चेंजेस ला रहे होते हैं। उसके बाद दूसरा पाथवे क्या होता है कि ये अल्टरनेट मेटाबॉलिक पाथवे, यानी मेटाबॉलिज्म का पाथवे ही चेंज कर देते हैं, ताकि आने वाली ड्रग को पता ही ना चले कि किस मेटाबॉलिक पाथवे को फॉलो करते हुए ये मेटाबॉलिज्म हो रही है। तो इसी वजह से जो है ना रेजिस्टेंस डेवलप हो रही होती है। उसके बाद हमारे पास जो है ना लो परमेबिलिटी है, यानी पेनिट्रेशन पावर, यानी बनाने वाली जो ड्रग होती है क्या होती है कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो पेनिट्रेशन की पावर होती है उसकी कम हो जाती है, यानी लो पेनिट्रेशन हो जाती है, क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं अपने अंदर मॉडिफिकेशन का काज करते हैं, जिसकी वजह से, यानी म्यूटेशन काज कर रहे हैं जिसकी वजह से पेनिट्रेशन पावर जो है ना ये कम हो जाती है। तो इस वजह से यानी ये तीन पाथवे हैं जिनको फॉलो करते हुए ये जो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। उसके बाद ये दोबारा आपको रिवाइज करवा देते हैं, कल हमने सल्फोनामाइड के जो है ना यूजेस पढ़ लिए थे, लेकिन आज दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। यूटीआई इन्फेक्शन के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद निकोडियोसिस है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। टैक्सोप्लाज्मोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। मलेरिया है और टॉपिकल यूज के लिए ये आपको बताया था सिल्वर सल्फर डाइजीन है। ये सारी की सारी ड्रग जो है ना ये टॉपिकल रूट, यानी सरफेस के ऊपर, स्किन सरफेस के ऊपर किसी किस्म का अगर इन्फेक्शन है तो हम इसके लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये तो आप लोगों को इसके यूजेस बता दिए हैं यानी इस क्लास के। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से रिपोर्ट होते हैं, तो ज़्यादातर यूरिनरी रिटेंशन प्रोड्यूस हो रही होती है, इरिटेशन वगैरह। उसके बाद एल्ब्यूमिन है, क्रिस्टोलूरिया है, रैशेज वगैरह, यानी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, इसके अंदर एलर्जिक रिएक्शन, रैशेज वगैरह प्रोड्यूस हो रही होती हैं। उसके बाद फीवर वगैरह की कंडीशन भी प्रोड्यूस होती है। और उसके बाद एनोरेक्सिया, ये कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है। नोजिया, वॉमिटिंग की कंडीशन देखने को मिल रही होती है। उसके बाद है एब्डोमिनल पेन हमारे पास, यानी ये भी एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि जीआईटी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाए जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकती है। उसके बाद हीमोलिटिक एनीमिया, इसकी वजह से जो एनीमिया की कंडीशन है ये भी प्रोड्यूस होती है। और इस तरह जो ना हम हर क्लास के यूजेज और उसके एडवर्स इफेक्ट को भी देख रहे होंगे। इसी की जो ना क्लास का, यानी इसी की मिलता जुलता जो है टॉपिक है हमारे पास है, इसी क्लास के अंदर आता है। सल्फोनामाइड के अंदर हमारे पास है कोट्राइमोक्साजोल। ये हम जो है ना सेफ्रॉन की फॉर्म में भी इसको देख रहे थे, इसकी फार्मूलेशन जो है ना ज़्यादा सेफ्रॉन की फॉर्म में होती है। तो इसके अंदर जो है ना ये कॉम्बिनेशन, यानी दो तरह की जो है ना ड्रग इसके अंदर शामिल होती है, यानी ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल, ये दो तरह की जो है ना ड्रग इसके अंदर मौजूद होती हैं। सल्फामिथोक्साजोल हमने देखा कि इंटरमीडिएट के अंदर, यानी क्लासिफिकेशन के अंदर हमने देखा है। तो इसमें क्या होता है कि ये 1:5 अक्सर एमसीक्यूज भी पूछा जाता है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर ले तो उसके अंदर ये पूछा होता है कि कोट्राइमोक्साजोल की जो फार्मूलेशन होती है उसके अंदर ये जो इंग्रेडिएंट होते हैं या इसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं किस रेशो के जरिए से उसके अंदर ऐड होते हैं।
तो इसके अंदर जो है ना ज़्यादातर 1:5, यानी 1:1 से क्या हो रहा था, इसका 1 पार्ट होता है मैथो ट्राईमेथोप्रिम, और इसके जो 5 पार्ट होते हैं वो है सल्फा मेथोक्साजोल है। अब इसके अंदर जो है ना जो ट्राईमेथोप्रिम है ये इफेक्टिव अगेंस्ट मैनी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी इसकी जो अगर एक्टिविटी देखें, स्पेक्ट्रम देखें तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर आता है, यानी कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हम इन ड्रग को अलोन यानी अकेले अकेले दें तो ये एज ए बैक्टीरियोस्टैटिक काम करेंगे, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन में देंगे तो ये बैक्टीरियोसाइडल की फॉर्म में यानी इस तरह एक्टिविटी शो करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये कुछ बैक्टीरिया है जिसके अगेंस्ट ये जो है ना ट्राइमोक्साजोल का हम इस्तेमाल करते हैं। स्टेफिलोकोकस ऑरियस हमारे पास है, स्ट्रेप्टोकोकी है, मेलेंजोकोकी है, इकोलाई है, साल्मोनीला है, फ्रूटस है, इन्फ्लुएंजा है और शांगीला है। ये चंद एक ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की एग्जांपल है जिसके अगेंस्ट को ट्राइमोक्साजोल की ड्रग को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इसका जो है ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरह कल हमने सल्फोनामाइड के स्टेप पढ़े थे, बिल्कुल यही स्टेप हमने पढ़े थे। ये स्टेप नंबर 1 था, ये स्टेप नंबर 2 है। उधर भी हमने सल्फोनामाइड वाली वही वाली क्लास है, उसी तरीके से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख रहे हैं। ये पाबा यानी पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड है, ये कन्वर्ट होगा किसकी मौजूदगी, फोलिक एसिड सिंथेसेज की मौजूदगी में डाईहाइड्रोफोलिक एसिड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके पहले मैं आप लोगों को ये नॉर्मल मैकेनिज्म बता रहा हूँ, उसके बाद जो है ना हम इसके अगेंस्ट ड्रग का इस्तेमाल करते हुए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। यानी ये डाईहाइड्रोफोलिक एसिड कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, यानी ये इसकी एक्टिव फॉर्म है H4, तो ये FH2 है, तो ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये इसके अंदर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा किसकी मदद से, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम की मौजूदगी में ये जो है ना एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जो है ना ये जब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इसने ही अमाइनो एसिड और नाइट्रोजन बेसिस प्योरीन है, थायमीन वगैरह, ये सारी की सारी यानी नाइट्रोजन बेसिस का प्रोडक्शन करवाना होता है ताकि जो है ना आगे फर्दर जो है ना डीएनए सिंथेसिस और प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके और ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसीजर भी होता है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये दोनों ड्रग यानी स्टेप 1 और स्टेप 2, तो यहाँ पे 2 ड्रग्स हैं इसके अंदर। जो ट्राइमेथोप्रिम है ना, ये हमारे इस स्टेप के ऊपर यानी ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर रही होती, इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर रही होगी। ये वाली एक्टिविटी ब्लॉक हो यानी ये डाईहाइड्रोफोलिक एसिड को कन्वर्ट नहीं होने दे रही होगी टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड के अंदर। तो जो हमारे पास है सल्फा मेथोक्साजोल है, ये स्टेप 1 के ऊपर, सल्फा मेथोक्साजोल ये स्टेप 1 के ऊपर इफेक्ट कर रही है, यानी ये पाबा को पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट नहीं होने दे रही होती, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड के अंदर इसको कन्वर्ट नहीं होने दे रही होती। अब हमने ये यहाँ तक देखा कि ये दोनों जो है एट ए टाइम स्टेप 1 और स्टेप 2, क्योंकि 2 ही ड्रग इसके अंदर मौजूद है तो ये दोनों स्टेप के अंदर जो है ना अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो कर रही है यानी इफेक्ट कर रही होती है। तो ये इसका सिनर्जेटिक इफेक्ट होता है। सिनर्जेटिक इफेक्ट का क्या मतलब होता है कि 2 ड्रग हम कॉम्बिनेशन की फॉर्म में दे रहे हैं तो वो जो है ना इफेक्ट को एट ए टाइम यानी मुख्तलिफ स्टेप जिस तरह यहाँ पे देखा ये यहाँ पे देखा, दोनों स्टेप ही क्या कर रहे हैं कि ब्लॉक कर रहे हैं, यानी इस इफेक्ट को जल्दी इनहेंस करवा रहे हैं, स्पीड अप करवा रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी जो है ना उस एंजाइम की इनहिबिशन हो जाए और उसकी जो एक्टिव फॉर्म प्रोड्यूस होने वाली है वो प्रोड्यूस ना हो, यानी जल्दी से जल्दी बैक्टीरिया की डेथ की तरफ यानी किल कर देती है, माइक्रोब्स को किल कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये सिनर्जेटिक इफेक्ट होता है। उसके बाद हमारे पास है यानी इसके यूजेस की अगर बात कर ले तो ये यूटीआई इन्फेक्शन बिल्कुल वही है जो आप लोगों ने पहले उसके अंदर सल्फोनामाइड के अंदर पढ़ा है। यूटीआई इन्फेक्शन के लिए, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद टाइफाइड के अंदर भी हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद इस क्लास की यानी एडवर्स इफेक्ट को देखने को मिलते हैं बिल्कुल वही है जो आपने पहले पढ़ लिया है। कुछ स्पेसिफिक है जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नोजिया वोमिटिंग है, हेडेक होगा, एलर्जिक रिएक्शन यानी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है जिसके अंदर रैशेज वगैरह फीवर वगैरह की कंडीशन प्रोड्यूस होती है। उसके बाद है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी प्रोड्यूस हो रहा है, इसके अंदर एनीमिया की कंडीशन भी प्रोड्यूस होती है। और ज्यादातर ये एड्स की फॉर्म में, एड्स वाले जो पेशेंट होते हैं ना उसके अंदर हमें एडवर्स इफेक्ट ज्यादा देखने को मिल रहे होते हैं, यानी उसके
पेशेंट के अंदर एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। और कंट्राइंडिकेटेड ये स्पेसिफिक कंडीशन है जिस यानी प्रेगनेंसी के अंदर हमको ट्राइमोक्साजोल को इस्तेमाल नहीं करवा सकते, क्योंकि ये इसकी जो एक्टिविटी है वो टेट्रोजेनिसिटी यानी फीटस को जो है ना इफेक्ट कर सकती है। तो यहाँ तक जो है ना हमने पहली क्लास से यानी सल्फोनामाइड की जो मेन ड्रग है यानी उसके बारे में, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके यूजेस, उसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा। आगे आने वाली इसी तरह वन बाय वन हम जो है ना मजीद क्लासिफिकेशन यानी आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उनके ड्रग के बारे में पढ़ेंगे और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सारा डिटेल के साथ पढ़ते जाएंगे। तो ये वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक होने की वजह से आप लोगों ने जो है ना इसको ज़रूर जो है ना साथ साथ ही तैयार करते रहें। अगर हो सके तो अपने नोट्स भी तैयार कर लें, ताकि आप लोगों को बाद में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को की प्रिपरेशन के अंदर आपको मुश्किल ना आए, ताकि आपके हाथ के जो नोट्स बने होंगे आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो आप अपने दोस्तों को भी बताएंगे, खुद भी जो है ना इस चैनल से फ़ायदा उठाएं। और आपका जो है ना फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फीडबैक ज़रूर देंगे कि हमारी जो एफर्ट है, हमारी टीम की एफर्ट है आपके लिए किस हद तक फ़ायदेमंद साबित हो रही है। तो आप ये हमें बताएंगे, आपका फीडबैक जिस तरह का भी होगा हम उसी मुताबिक अपने अंदर मॉडिफिकेशन लाएंगे, यानी इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। हर आने वाला लेक्चर आपको इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर नजर आएगा। तो इसके अंदर आप हमारा जो है ना सपोर्टिव सिस्टम के तौर पे आप काम करेंगे, हमें फीडबैक देंगे कि हमारी एफर्ट किस तरह है, उस हिसाब से जो है ना हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। बाकी इसमें से अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन है, कोई किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, तो आप जो है ना हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपका जो है ना रिस्पॉन्स ज़रूर करेंगे। बाकी आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आपको एंड पे इसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।